मॉर्निंग क्लास मेरा ऑनलाइन वाला स्टूडेंट लोग तो आप लोग का जो राइटिंग हुआ है तो आप लोग लिखा है ना। स्पेशली सोशोलॉजी को मॉडर्निटी से रिलेटेड इसको अच्छा से लिखा है। इन टर्म्स सब लोग थोड़ा समझा है मॉडर्न, लेकिन सोशोलॉजी एज ए साइंस इसको बहुत तकलीफ से लिखा है। मैक्सिमम मतलब कोई कोई ऐसा लिखा है कि एग्री किया है कोई कोई तो कि साइंस जो सोशोलॉजी साइंस नहीं है ऐसा बोल के। ठीक है, तो मेरा दोबारा आपको ये बताने का मतलब रिवीजन का कंसेप्ट ये है। आंसर स्क्रिप्ट से हमको इतना पता चला है कि आप लोग को कुछ जानता है फिर भी नहीं जानता है, लिख सकता है फिर भी नहीं लिख सकता है, पकड़ा ही नहीं आप लोग मतलब। ओके, सो जो बच्चा लोग लाइव में है हमको ऐसे समझ में आ रहा है कि आप लोग सोशोलॉजी कैन बी बिलीव एज ए साइंस, उसको कोई भी ढंग से सही से नहीं लिख रहा है, सही पकड़ा ही नहीं मैक्सिमम ऑफ यू। ठीक है, तो ऑनलाइन वाला स्टूडेंट आई होप आप लोग भी ऐसे ही कंफ्यूज है। तो इसीलिए हमने एक थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन आपको सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन कैन बी बिलीव एज ए डिसिप्लिन ऑफ साइंस को हम दोबारा बताएंगे। नाउ साइंस साइंटिफिक मेथड जो बोल रहा है पॉजिटिविज्म के बारे में, पर ज्यादातर लोग ना पॉजिटिविज्म को समझा ही नहीं। जैसे साइंस को पढ़ने के लिए जो मेथड यूज करता है उसको हम साइंटिफिक मेथड, साइंस को पढ़ने के लिए जो मेथड यूज करता है उसको साइंटिफिक मेथड होता है। और साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, साइंटिफिक मेथड में हम जो सबसे पहले देखता है जो चीज हमको दिखाई देता है उसको हम पढ़ता है, ठीक है। यानी कि जो चीज हमको दिखाई देता है उसको हम पढ़ते हैं। जैसे आपका जो मेंडल था, मेंडल को व्हाइट और येलो के बीच में पिंक फ्लावर दिखाई दिया, इसीलिए वो पढ़ा है। नॉट बिकॉज उसको सो के अचानक से ख्याल आया हम इसको पढ़ेगा, नहीं। वो जो चीज देखा है उसको वो स्टार्ट किया है। यानी कि सबसे पहले ऑब्जर्व व्हाट वी कैन सी। तो ये साइंस मेथड में ऐसे होता है, पहले हम लोग ऑब्जर्व करता है फिर उससे रिलेटेड हम एक हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस लोग मतलब ऐसे थ्योरी है जिसके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि ये हो सकता है, वो हाइपोथेसिस बोलता है। हाइपोथेसिस बनाने के बाद उसका बाद वो लोग क्या करता है, डाटा कलेक्शन स्टार्ट करता है। तो डाटा कलेक्शन में वो लोग फिर से दोबारा फिर से क्रॉस वेरीफाई एक्सपेरिमेंट करके कोशिश करता है, मतलब लेबोरेटरी में वो लोग कोशिश करता है। उसके बाद वो लोग अपना थ्योरी बनाता है और वो थ्योरी को फिर से दोबारा वो लोग वेरीफाई करने के लिए उसको प्लेस करता है। और लास्ट में जाके उसको वो लोग अपना आपका जो बुक है वहां में प्लेस करके पीपल को पढ़ने देता है, ये शायद ऐसे होगा। मतलब वो पर्टिकुलर कलर चेंज हुआ था फ्लावर का, उसका कंसेप्ट बताता है। क्या समझा है? ये मेथड को हम साइंटिफिक मेथड बोलता है जो साइंस यूज करता है। नाउ पॉजिटिविज्म्स, ये जो पॉजिटिविज्म जो होता है, जो अर्ली सोशोलॉजिस्ट होता है, वो लोग ज्यादातर ना सोशोलॉजी को साइंस का अलाइनमेंट में वो लोग स्टडी करते हैं। क्यों? उस समय में नॉट साइंस बट साइंस इन्वेंशंस बहुत मासस को अट्रैक्ट किया। मासस इंटरेस्ट था साइंस का इन्वेंशन को जानने के लिए, साइंस का इन्वेंशन में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और साइंस का इन्वेंशन को परचेस के लिए। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट स्टूडेंट लोग भी साइंस को पढ़ने में वो लोग दे वेरी इंटरेस्टेड। दैट वाज द बेसिक रीजन कि वो लोग सोशोलॉजी जब देखो, रेनेसेंस बहुत लंबा फेस है कि नहीं? प्री क्रिश्चियन इरा से अर्ली रेनेसेंस का फेस देखने को, बिकॉज ऑफ द फिलोसोफर्स लाइक प्लाटो, सोक्रेटिस। उसके बाद रेनेसेंस का इम्पैक्ट जो जस्ट बिफोर फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल उससे स्टार्ट होता है। ठीक है, उससे स्टैब्लिश होने के बाद क्या हो जाता है, वो लोग समझ जाता है, लिटरेचर को समझ जाता है। उसके बाद एनलाइटमेंट का फेस आता है। उसके बाद आपका पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन का कंसेप्ट आता है, जहाँ पे क्लियर थिंकिंग, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में वो लोग जान जाते हैं। उसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ऐसा रेवोल्यूशन जो चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस लाता है। तो ये मतलब रेनेसेंस एनलाइटमेंट के साथ मिला के ये तीन बेसिक मेजर चेंजेस ऑफ द हिस्ट्री, आपका पूरा स्ट्रक्चर, आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन स्ट्रक्चर, वो सबको वो चेंज करता है। जब ये सब चेंज होता है इसके साथ केओस और डिसऑर्डर आ जाता है ना। केओस और डिसऑर्डर जो कंसेप्ट था जमाना में वो चेंज हो जाता है। फेमिनिज्म का फेस आने लग जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, कुछ कुछ बहुत कुछ चेंज होता है। ये चेंज को पढ़ने के लिए और ये चेंज को समझने के लिए
तब एक ऐसा ब्रांच यानी कि फिलोसोफर्स लोग खुद सोशियोलॉजिस्ट बन के आते हैं। वो बताता है कि ये लोग की वजह से यानी कि आपका एनलाइटमेंट, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये तीन के वजह से ये लोग चेंज हुआ है, इसके वजह से केओस हुआ है, उसको समझने के लिए ऐसा एक सब्जेक्ट निकला है जिसको वो सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो सोशियोलॉजी जब निकलता है, सोशियोलॉजी का काम क्या होता है? वो कोशिश करता है कि पीपल उसको इंटरेस्ट दे, पीपल उसको आज से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट समझे। इसीलिए वो वहाँ में ऑलरेडी साइंस सबको इन्फ्लुएंस कर चुका है। साइंस का साइंटिफिक मेथड आदमी को इन्फ्लुएंस कर चुका है। दैट्स व्हाई व्हाट दे डिड, दे आल्सो यूज साइंटिफिक मेथड। दे सेड वी कैन स्टडी सोशियोलॉजी यूजिंग साइंटिफिक मेथड। दे आर ट्रू टू सम एक्सटेंट, क्योंकि हम लोग अभी भी साइंटिफिक मेथड से हम लोग सोशियोलॉजी को पढ़ता है। जैसे आपका सेंसेक्स, सेंसेक्स हम आपको पहले भी बताया है। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसस, जो सेंसस होता है वो क्या होता है? आपका एवरी डेकेड 10 ईयर्स में कितना पॉपुलेशन है उसको देखा जाता है। वो हो गया आपका साइंटिफिक मेथड, है ना? यहाँ में हम लोग क्या करता है, हम लोग डाटा कलेक्ट करता है। एवरी स्टेट में डाटा कलेक्ट, डाटा को कैसे कलेक्ट करता है? जो जो पैदा आपका मेडिकल में रजिस्टर्ड हुआ है ना, और जो जो इलेक्शन कमीशन में वोट जो रजिस्टर्ड हुआ है, उधर से वो लोग कैलकुलेट करता है कितना पॉपुलेशन होगा, यानी कि दे आर यूजिंग डाटा, है ना? सो ये अर्ली फेज हम जैसे सेंसेक्स, अभी सेंसस जो अभी का है वो भी तो साइंटिफिक मेथड है। नाउ साइंस, साइंटिफिक मेथड, सोशोलॉजी, पॉजिटिविज्म। समझ गया? जब सोशोलॉजी साइंटिफिक वे में इवैल्यूएट करता है वेरियस फैक्टर्स को, तब हम उसको पॉजिटिविज्म बोलते हैं। इसीलिए पॉजिटिविज्म को हम साइंस के साथ अलाइन करते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन पॉजिटिविज्म एवरी एस्पेक्ट्स को नहीं पढ़ सकता है। जैसे अगर हम अभी आजकल आप देखो, पहले हम लोग सिर्फ सिंपल सेंसेक्स करता था, है कि नहीं? हम लोग पॉपुलेशन लेता था, कितना पॉपुलेशन। अभी क्या होता है, मेल कितना है हम लोग वो देखता है। मैन, मैन नहीं लिखेगा, मेल लिखेगा। मेल कितना है उसको हम लोग देखता है। फीमेल कितना है उसको हम लोग देखता है ना। हम फीमेल का एग्जांपल लेगा कि अभी वो साइंटिफिक मेथड छोड़ के दूसरा और देखते हैं। जैसे फीमेल में एसटी का वोमेन, एससी का, ओबीसी का एंड जनरल का। ठीक है। फीमेल में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, इसका भी पॉपुलेशन हम लोग चेक कर लिया। समझ गया? नाउ ये लोग का पॉपुलेशन को देख के जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है, ये रिजल्ट क्यों बोल के जब हम पूछेगा व्हाई, दैट इज योर नॉन साइंटिफिक मेथड। उसको हम नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजीज बोलते हैं। नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजीज बेसिकली वो आंसर देता है, वाई का आंसर देता है। पॉजिटिव जो व्हाट पूछता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। पॉजिटिविज्म यानी कि साइंटिफिक, जो खुद को सोशल का साइंटिफिक मेथड बोलता है, वो व्हाट का क्वेश्चन को ढूंढता है। लेकिन जो नॉन साइंटिस्ट यानी कि नॉन पॉजिटिव मेथड जो है, वो लोग इसका रीजन ढूंढते, वो ढूंढता है कि ये एसटी, एससी और ओबीसी, ओबीसी थोड़ा ज्यादा ही है हम लोग से, लेकिन एसटी और एससी क्यों कम है, वो रीजन को ढूंढता है। जब वो रीजन को ढूंढता है और वो समझ जाता है, वो रीजन जो बेसिकली सोशल फैक्टर, कल्चर, जिसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, वो फैक्टर से निकल, तो वो कभी साइंटिफिक नहीं हो सकता है। हाँ, वो है, क्वालिटेटिव है, यानी कि इडियोग्राफिक है। समझ में आया? दिस इज द डिफरेंसेस। तो ये डिफरेंसेस में यू हैव टू अंडरस्टैंड सोशोलॉजी साइंस भी है, कि सोशोलॉजी में साइंस का यूज करता है हम लोग। अभी समझाए? उसके बाद सोशोलॉजी साइंस भी नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग कॉग्निटिव चीज को देखा जाता है, क्वालिटिव चीज जैसे कि आपका कल्चर, ट्रेडिशन, उसको देखा जाता है। हम लोग का कल्चर में एससी और एससी का जो कल्चर है, यानी कि ये लोग का जो सेक्शंस है, यहाँ में पॉवर्टी वन ऑफ द रीजन हो जाता है, इनइक्वालिटी एसेस हो जाता है, अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। उसकी वजह से वो लोग क्या करता है, मेल को ज़्यादा प्रिफेर करता है। इसीलिए मेल का एडुकेटेड पॉपुलेशन ये लोग में ज़्यादा है और फीमेल। समझ गया? तो ये रीजन को जब हम ढूंढता है यूजिंग द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ द कल्चर, क्लास, फैमिली, तब हम उसको नॉन पॉजिटिव बोलेगा। लेकिन यहाँ तक का जो रिजल्ट आप ढूंढने के लिए आप जो सेंसेक्स यूज किया है, ये साइंटिफिक तो है। सो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक स्टूडेंट जो कंप्लीटली नहीं किया है, नो, सोशोलॉजी कैन नॉट बी बिलीव टू बी साइंस, के वो गलत है। आप, हम आपको पहले भी लास्ट क्लास में भी आप बताया, एज ए डिसिप्लिन वो लोग अलग है, एज ए सब्जेक्ट दे आर डिफरेंट, बट दे ऑलवेज ओवरलैप विद ईच अदर। ये आपको मेंशन करना है। हम कभी भी डिनाई मत करो और कभी भी एक्सेप्ट मत करो दैट वाज सपोज टू बी योर आंसर्स।
अभी समझा? तो आई वांट यू टू रीराइट साइंस एज सोशियोलॉजी। ओके, साइंस एज सोशो तुम लिखना पड़ेगा, तुम्हारा कॉपी दे। साइंस एज सोशियोलॉजी आप लोग फिर दोबारा रीराइट करेगा, आप सब ऑनलाइन वाला बच्चा लोग भी। क्या लिखा है, माय गॉड, दैट मीन्स हमको ऐसे लगा कि ये नहीं समझा हम क्या बोलना चाहते। अभी समझा है? वेरी गुड। अभी समझा है आप लोग लिखेगा साइंस सोशियोलॉजी इज बिलीव टू बी साइंस। क्रिटिकली एनालाइज ये वर्ड यूज कर रहे हैं हम। ओके, आई एम यूजिंग दिस वर्ड। सोशियोलॉजी is belief to be science. एवरी वन ऑफ यू रीराइट करेगा और इसका जो आंसर है क्रिटिकली एनालाइज। ओके, 150 वर्ड्स, एग्जैक्ट 150 वर्ड्स फॉर 10 मार्क्स। ये आपका दोबारा फिर से असाइनमेंट दे रहा है। अभी आप समझा है ना? कभी प्लीज मत लिखो कि यस नो, नहीं। दे यूज बोथ द मेथड्स। Okay, so now let's begin with non-positive methodologies. Huh? So let's begin with non-positive. Non. Next, George Simmel. जॉर्ज सिमेल स्टेटेड कि वो आदमी है जो नॉन पॉजिटिव का कंसेप्ट को बिगिन कर। ठीक है, उसके बाद नॉन पॉजिटिव के अंदर में आपका जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, नॉमिनल है, एक्नोमोलॉजी है, दीज आर ऑल मेथड्स ऑफ द नॉन पॉजिटिव। उसको फिर कंफ्यूज मत करो। बस ये जैसे आपका सोशोलॉजिस्ट में साइंटिफिक मेथड जो है उसको हम पॉजिटिविज्म के अंदर में, पॉजिटिविज्म को हम साइंटिफिक, जो साइंटिफिक मेथड की तरह साइंस की तरह डाटा यूज करता है। क्या समझा है? क्लियर कट है अभी? तो सिमिलरली जो नॉन पॉजिटिव यानी कि आपका नॉन साइंस मेथड, नॉन साइंस मेथड में आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाता है, फिनोमेना आ जाता है, और वर्स्तीन जिसको हम बोलता है, ठीक है, वो आ जाता है। उसको हम लोग अभी देखेगा, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। श्योर? सो जॉर्ज सिमेल ही स्टेटेड, ये जो नॉलेज है सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो नॉलेज के बारे में वो स्टेटेड, नॉलेज इज क्वालिटेटिव। नॉलेज इज क्वालिटेटिव, इसका मतलब वो बोलता है नॉलेज इज क्वालिटेटिव इज सब्जेक्टिव। और उसके साथ साथ कैन यूज दिस फ्रेज फॉर द एग्जाम, द मोर you know, the less
द मोर यू नो द लेस यू नो। ऐसा फ्रेजेस लुक ऐसे लुक में आता है, मालूम है ना? फ्रेजेस, और ज्यादातर ना ये एथिक्स का फेवरेट सब, ये एथिक्स में मॉरल थिंकर्स है, और मॉरल थिंकर्स से ज्यादातर थिंकर्स लोग का जो फिलोसफीज होता है वो आता है। द मोर यू नो द लेस यू नो, ऐसा क्वेश्चन जो एथिक्स में पहले भी आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है? जॉर्ज सैमिल ही सेड कि नॉलेज क्वालिटेटिव है, वो सब्जेक्टिव है। हर आदमी का नॉलेज अलग हो सकता है, डिफरेंट मतलब कॉग्निशियल जो मेमोरी है, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकता है, इसीलिए नॉलेज को आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। क्या समझा है? एंड ही यूज द वर्ड द मोर यू नो द लेस यू नो। इसका मतलब क्या है? आपको लगेगा कि आपको बहुत पता है, हु नोस कि आपका अंडरस्टैंडिंग इतना ही है, लेकिन जब आप कोई जानने वाला के साथ रहता है तब आपको पता है कि वो जानने वाला का आइडिया से आपका नॉलेज तब बढ़ता है, तब एक सर्कल का इसके बारे में, ये इसका बारे में। ज्यादातर हम हमेशा सोचते हैं कि हमको पता है ये चीज, लेकिन जब हम दूसरा के सामने में वो डाटा प्लेस करता है तो दूसरा का आइडिया से हमको ये मालूम चलता है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग तो सब्जेक्ट के, वो बोलता है कि तुम जितना जानता है उतना बाकी होता है जानने के लिए, और जानने के लिए बाकी होता है, और इसलिए तुम और कम जानता है। इसलिए वो बोल रहा है कि नॉलेज सब्जेक्टिव है, जितना आप पढ़ेगा, जितना आप जानेगा, उसका और लिंक मिलते जाएगा, और डाटा होते जाएगा, उससे आप समझ में आएगा कि हम पता ही नहीं है। दैट इज व्हाट इट सेज। एंड देन ही सेड नेक्स्ट, importance of the concept and terms। नेक्स्ट वो बोला है कंसेप्ट और जो टर्म्स हम यूज करता है वो बेसिकली हमको अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द नॉलेज करने में, कंसेप्ट एंड टर्म्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट नॉलेज। उसके बाद दूसरा वो बोलता है कि ये जो रियलिटी होता है, सच, ये जो रियलिटी होता है, रियलिटी जो को कभी भी हम इन टोटलिटी, इन टोटलिटी में हम कभी भी इसको स्टडी नहीं कर सकते। यानी कि सत्य जो होता है वो सबसे परे होता है, उसको हम कभी एक साथ में भी कैनॉट, रियलिटी कैनॉट बी स्टडीड, कैनॉट बी स्टडीड इन टोटलिटी। और ये जो वर्ड है सत्य, जो रियलिटी जो इन टोटलिटी में नहीं पढ़ सकता है, ये आपका कुरुक्षेत्र का खुद का वर्ड है ना। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण खुद बोलता है सत्य जो होता है, जो मतलब रियलिटी जो होता है, वो सत्य से परे होता है, उसको हम लोग कभी नहीं जान सके। दैट इज व्हाट योर महाभारत का जो कुरुक्षेत्र है वहां में लिखा है। नंबर, जो सच होता, रियलिटी होता है, जो सच में हो रहा है, वो सत्य से हमेशा अलग होता है। फैक्ट्स आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रूथ। ओके, उसके बाद ही सेड concept or terms help us to understand and interpret the knowledge। दूसरा, reality cannot be studied in totality। एंड थर्ड वो बोलता है कि ये जो पॉजिटिविज्म है, positivism, it needs revision, से इम्पोर्टेंट। वो कंप्लीटली पॉजिटिविज्म को डिनाई नहीं किया है, लेकिन वो बोला है कि पॉजिटिविज्म को रिवीजन करना जरूरी है। दैट मीन्स ये कंसेप्ट और टर्म से हम जो बेसिकली सेंस ऑफ द रियलिटी, थोड़ा सा सेंस ऑफ द रियलिटी को हम बना सकता है। इसीलिए पॉजिटिविज्म जो खुद को साइंस बोल रहा है, इस नेसेसरी कि उसको दोबारा रिवीजन किया जाए, दोबारा उसमें चेंजेस ले आ जाए, कि वो कंप्लीटली खुद को साइंस बोलना वो भी गलत है, और या वो सही भी नहीं। इस बात ही से हाँ, ये उसका क्रिटिक्स है। हाँ, ठीक है, ये इसका दोबारा रिवीजन करना है वो। समझ गया? रिवीजन इन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स में ये बोल रहा है। वो नहीं मानता है पॉजिटिव का जो क्राइटेरिया है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, उसको वो नहीं मानता। इस बात ही से ना समझा है। सो येलू का जो स्टेटमेंट है, इन द ईयर फ्रॉम 1960s ऑनवर्ड्स, ऐसा एक फेज चला है जहां में
पॉजिटिविज्म को ऊपर में क्रिटिक्स पे क्रिटिक्स आने लगी, तब जाके आपका नॉन मेथोडोलॉजी स्टार्ट होता है, नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजी। फिर भी नॉन, ये जो पॉजिटिव जो कंसेप्ट है वो सीधा नहीं आया है, वो स्लोली स्लोली फेजेस में चेंज होके आए। ठीक है, इसलिए हम अंडरस्टैंड के लिए एक टेबल बना रहा है, आई होप आप समझ जाए। जैसे हम एक टेबल बनाएगा, ठीक है, लाइक दिस। ये जो आपका अर्ली फेस हो गया, यार फेस, ये फेस में हम लोग क्या देखता है, हम सोशियोलॉजी को एज साइंस, साइंस को देखता है, और इसको जो पढ़ता है उसको हम पॉजिटिव बोलता है। ये हम ऐसे ग्राफ बनाएगा, send कर। उसके बाद यहाँ में देखो 1960s फेस, हम सीधा 1960s फेस लिख रहा है, ये दोनों को, ये दोनों को, ये फेस में दो चीज चेंज होता है। पहला, नो पॉजिटिव्स। नो पॉजिटिव्स तो क्या होता है, पॉजिटिव का एनालिसिस जो होता है, एनालिटिक एनालिसिस उसको लेता है, उसके बाद फॉल्सिफिकेशन का जो कंसेप्ट है उसको लेता है, यानी कि नॉन पॉजिटिव का, मतलब पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव दोनों को मिला के आप सोशियोलॉजी को पढ़ सकता है, इसे बोलते हैं नियो पॉजिटिव्स। इसमें कोर में ये लोग क्या यूज करते हैं, वो लोग कंप्लीटली डिनाई भी नहीं करता है, एक्सेप्ट भी नहीं करता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, नाइदर एक्सेप्टेंस और, एक्सेप्टेंस का ऑपोजिट क्या होता है, और नॉन डिनाइल, हाँ सही रहेगा, डिनाइल। ठीक है, इसमें ये लोग का कोर स्टडी क्या होता है, कोर की पॉइंट होता है एनालिटिक स्टैटिक एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस, उसके बाद फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन मतलब कोई भी थ्योरी को अंदर द नाइफ रखना, क्रिटिसाइज करने का पोजीशन में रखना, उसको। उसके बाद आता है योर पोस्ट पॉजिटिविस्ट। पोस्ट पॉजिटिविस्ट ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करता है कि वो लोग, वो ऑब्जेक्टिविटी का जो कंसेप्ट है, फैक्ट्स का जो कंसेप्ट है, उसमें ह्यूमन एरर को एक्सेप्ट करता है, दैट इज द कोर पॉइंट। ओके, ह्यूमन एरर, तो ह्यूमन एरर होता है ऑब्जेक्टिविटी को लेके, वो एरर को वो लोग एक्सेप्ट करता है। ओके, सो पॉजिटिविस्ट जो क्या करता है, इसका कोर वैल्यू एक्सेप्ट्स ऑब्जेक्टिविटी एरर्स, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, विजन पॉजिटिविस्ट विजम एंड रिजेक्शन पॉजिटिविज्म, ये दो चीज करता है वो। पहले रिवीजन करता है पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट को, उसके बाद उसको फिर दोबारा रिजेक्शन पे डालता है वो लोग, ये दो चीज किया है पोस्ट वाला। मतलब तब तक वो लोग कंप्लीटली एक्सेप्ट कर दिया है एरर को, एरर इन द साइंटिफिक मेथड्स। उसके बाद आता है नॉन पॉजिटिविज्म। जो सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, या तो हम उसको इडियोग्राफिक बोल सकता है, या तो हम उसको क्वालिटी बोल सकता है, क्वालिटेटिव, है ना, स्टडी ऑफ नॉलेज। ओके, और ये नॉन पॉजिटिव लोग क्या मेथड यूज करते हैं, दे यूज द मेथड ऑफ थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये आपका फेस है, दिस इज द फेस, ऐसा मास्क करो, ये चेंजेस ऑफ सोशोलॉजी methods through time,
जब आप ऐसा कुछ ग्राफ बनाता है, जब आप ऐसे टेबल बनाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑलवेज मेंशन कि ये टेबल क्या को शो कर रहा है। दमादम आप लिख देगा, वो सोचेगा ये क्या बना रहा है, कौन सा सेंस में बना। सो आप लिखेगा फिगर जो है वो बेसिकली चेंजेस ऑफ सोशियोलॉजिकल मैटर्स थ्रू टाइम। वो मैटर्स कैसे, ये मेथड की बात कर रहा है, सोशियोलॉजी कैसे कैलकुलेट करता है उसकी बात कर रहा है, की बात कर रहा है। समझा इसको? कोशिश। हाँ, आइडियोलॉजिस्ट, जिसको हम आइडियोलॉजिस्ट एडिशंस मानता है, पॉजिटिव्स का एजम्पशन को ये आपका ऑलमोस्ट 20 इसका फेस है, अभी का करंट फेस। ये फेस ना करंट फेस होने से भी स्टडी जो है जमाना का, उसको हिस्ट्री का स्टडी कोई से पेपर लू का स्टडी हो गया हाँ, से आपका ये जॉर्ज कैल लू का स्टडी हो गया। सही है क्या स्पेलिंग? गर्फिंकल, हैरोल्ड गर्फिंकल। आप अभी श्योर आप क्लासिफाई कर सकेगा ना साइंस और सोशोलॉजी को? और सोशोलॉजी से नॉन सोशोलॉजी मतलब नॉन साइंटिफिक मेथड जिसको हम नॉन पॉजिटिव बोलते हैं उसको भी आप लोग क्लासिफाई कर साइंस, स्पेलिंग, हार्ड साइंस, दो साइंस को हम समझ नहीं सकते। हार्ड साइंस, डन। नाउ लेट्स बिगिन विद नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजीज, क्योंकि ये अच्छा इसको दोबारा हम फिर से एक्सप्लेन कर रहा है। नियो पॉजिटिव्स लोग क्या है? ये लोग नाइदर एक्सेप्ट नॉर डिनाइल करता है, और ये लोग क्या करता है? स्टैटिकल एनालिसिस। स्टैटिकल एनालिसिस तो आपका पॉजिटिविज्म का पार्ट है, तो साइंटिफिक में। उसके अलावा बोलूं फॉल्सिफिकेशन जो कि आपका नॉन पॉजिटिविज्म है उससे आता है, यानी कि ये लोग बीच का, ना एक्सेप्ट करता है ना डिनाइल करता है। उसके बाद पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये जो ऑब्जेक्टिव इरर, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव इरर था उसको वो लोग आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद वो लोग क्या करता है? जितना भी पॉजिटिविज्म का जो कंसेप्ट है, थ्योरी है, मेथड्स है, उसको रिवीजन करता है एंड दे फाउंड रिजेक्शंस टू। ये वो फेस है। ये फेस रिजेक्शन का मतलब क्या है? दे आर रेडी टू एक्सेप्ट ए न्यू फेस, एंड दैट इज योर नॉन पॉजिटिविज्म फेस, जहां में ये मानता है कि नॉलेज सब्जेक्टिव है, हर एक का नॉलेज अलग है। और वो नॉलेज जो हम लोग का है, सपोज मेरा जो नॉलेज है, ये नॉलेज सिर्फ बुक से नहीं आया है। मेरा कास्ट, मेरा ट्रेडिशन, मेरा फैमिली, वो भी मेरा ये नॉलेज को बनाए, यानी कि वो भी मेरा ये कॉमन सेंस का कंसेप्ट है तो आपका भी ऐसे होगा, सबका इंडिविजुअल होगा। दैट मीन सब्जेक्टिव। उसी को हम इडियोग्राफिक, क्वालिटी, स्टडी ऑफ नॉलेज, इंटरप्रिटेशन, ये लोग को अभी हम लोग पढ़ेगा। और इस ये क्यों आइडियल ट्रेडिशंस होता है ना, समझा है? ओके, सो अभी हम नॉन पॉजिटिव, हम ये टेबल इसलिए बना रहे हैं, समटाइम्स दे माइट आस्क यू द स्कोप ऑफ मेथोडोलॉजीज। ओके, अगर क्वेश्चन आएगा स्कोप ऑफ मेथोडोलॉजीज थ्रू टाइम इन सोशियोलॉजी, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो इट इज बेस्ट कि आप इस तरह से डायग्राम बना के एक्सप्लेन करो। तो ये डायग्राम लोग को हम लोग टाइमलाइन बोलता है। ये लोग ज्यादातर बहुत हेल्प करता है, असिस्ट करता है, क्योंकि ये वर्ड लिमिट है। ये वर्ड लिमिट में आपको सब कहानी बता देते हैं वो। ओके, तो नेक्स्ट लेट्स सी नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मेथड्स। इसलिए
नॉन पॉजिटिव मेथड, इसका मतलब हु वेर दीज नॉन पॉजिटिव्स। पहला तो क्वेश्चन यही होगा, कौन था ये लोग ना। तो दे वेर कंसिडर्ड as philosophers, यानी कि सोशोलॉजिस्ट ऑफ आइडियल ट्रेडिशंस, questioning questioning assumptions questioning assumptions of positivisms। सबसे पहला वो लोग वो आइडियल ट्रेडिशन का ग्रुप है तो पॉजिटिविज्म का एजम्पशन जो है उसको क्वेश्चन करते हुए दे रेस्ट एज ए नॉन पॉजिटिव। ये इसका फर्स्ट थिंग है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा खंदा यानी कि सबसे बड़ा इसका जो लीडर था उसको हम कंट को मानते हैं। कंट बोला है कि ये आइडियोलॉजी ट्रेडिशन का मतलब, अकॉर्डिंग टू कंट, दीज आइडियाज आर व्हाट दैट मेड चेंज ऑफ सोसाइटी। कंट बोलता है ये आइडियाज जो होता है ये वो चीज है जो एक्चुअल में सोसाइटी को चेंज करता है। इट्स ट्रू, आइडियाज डू चेंज। ओके, और ये लोग ये आइडियाज को एक टर्म देता है, दे डोंट कॉल इट एज आइडियाज। और आपका राइटिंग में भी आप भी आइडियाज लिखने के बदले यू विल राइट हर्मेन्युएटिक्स, आइडियाज, वेटिक्स। हर्मेन्युएटिक्स इसका मतलब है स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का इंग्लिश मतलब क्या है? हाँ, एक्सप्लेनेशन विथ वैलिड रीजन एंड विद द एम्फेटिक कंसेप्ट। एम्फेटिक कंसेप्ट का मतलब को उसका जगह में रख के सोच के देखिए, इसीलिए इंटरप्रिटेशन, और उसी से आपका आइडिया निकलता है, उसको हम बुलाता है हर्मेन्युएटिक्स। सो कंट बोला है आइडिया सोसाइटी को चेंज करता है, और ये आइडियाज को हम हर्मेन्युएटिक्स बोलता है, यानी कि स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही सेड जो नॉलेज है वो सब्जेक्टिव। समझ गया? सो दिस इज व्हाट योर सोशोलॉजी यानी कि नॉन पॉजिटिव का बिगिनिंग ऐसा होता है। वो लोग बेसिकली नॉन पॉजिटिव लोग वो है तो आइडियल ट्रेडिशनल का ग्रुप आता है, आइडियल ट्रेडिशनल का ग्रुप को फॉलो करता है। आइडियल मींस आइडिया का ग्रुप को करता है, और वो लोग एजम्पशंस ऑफ द पॉजिटिविज्म को क्वेश्चन करते हैं। समझ गया? और इसमें सबसे पहला नाम है वो है कंट का, मानुएल कंट का। मानुएल कंट जो बोलता है ये जो आइडियाज जो नॉलेज होता है वो ही एक्चुअल में सोसाइटी को चेंज करता है, और ये आइडियाज को हम हर्मेन्यूटिक्स बोलता है, यानी कि स्टडी ऑफ नाउ वो स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन में वो क्या बोलता है इसको और थोड़ा ही सेड, ये जो साइंस होता है, हम साइंस का बारे में बोल रहे हैं, साइंस मतलब पॉजिटिविज्म, ठीक है, पॉजिटिविज्म वाला साइंस सोशियोलॉजी का। ही सेड ये जो साइंस होता है, साइंस में तुम जब कुछ चीज को, जो चीज आपको दिखाई देता है आप उसको समझता है, उसको ही आप स्टडी करते हैं। जैसे कि वहां में जैसे अब मेंडल का हम से रिमाइंड कर रहा है, तो वहां में वो फ्लावर का चेंज देखा है, उसको देख के वो एक्सपेरिमेंट किया है, थ्योरी बनाया है, दैट्स इट। यानी कि उसको वो सिंगल हर्मेन्यूटिक्स बोलते हैं, सिंगल। ठीक है, साइंस को यानी कि पॉजिटिविज्म जो खुद को साइंस बोलता है उसको वो सिंगल हर्मेन्यूटिक्स बोलता है। सिंगल हर्मेन्यूटिक्स जो कभी भी सोशियोलॉजी को नहीं पढ़ सकता है, वो कंप्लीटली डिनाई किया है। सो वो बोलता है सोसाइटी को स्टडी करने के लिए आपको हमेशा टू हर्मेन्यूटिक्स चाहिए, यानी कि टू इंटरप्रिटेशन चाहिए वो। ओके, सो सोसाइटी सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? इंटरप्रिटेशन चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन चाहिए मतलब टू हर्मेन्यूटिक्स चाहिए। अभी ये कैसे आता है ना, ये कैसे आएगा उसको हम लोग देखेगा। सपोज एग्जांपल हम यहाँ, सपोज मान के चलो कोई गुस्सा हो गया। सपोज हम लोग ऐसे रास्ता में आप गया है और आप देख रहा है कि दो आदमी लड़ रहे हैं,
आपका फर्स्ट इंटर ओके सपोज मान के चलो ये बहुत फेमस है और ईटानगर में भी, नालागढ़ में भी। फेसबुक में ये 1-2 दिन पहले ऐसे एक वीडियो दिखाई दिया है ना, जहाँ में एक लड़की जो पत्थर उठा के रात का समय एक गाड़ी वाला को मार रहा है। देखा है? समथिंग ए सेक्टर या किसी का भी। मेरा वो फीड में आया है तो इसे देख के देखा है। तो वो जो पत्थर उठा के लड़की जो इतना शॉर्ट कपड़ा पहना है और वो हाँ देखा है ना, चिल्ला चिल्ला के वो पत्थर फेंका है। तो नॉन पॉजिटिव्स बोलता है कि ना हम उसको देखते ही मेरा फर्स्ट इंटरप्रिटेशन दैट इज फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। लेकिन उसके बाद वो लड़की को बात करके उसका जब सच्चाई जाना है तब हम समझ में आया कि वो उसको क्यों फेंका है, दैट इज योर सेकेंड। मतलब वो बोलता है कि ह्यूमन माइंड्स यानी कि ये जो कॉग्निटिव है इसको समझना आसान नहीं है। इसके लिए एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन चाहिए। तो जब जैसे कि आदमी लोग ज्यादातर शुरुआत में जो वीडियो देखा है दे वो लोग सब बोला है कि कपड़ा कैसे पहनता है देखो, रात को ऐसे निकलता है देखो, मतलब नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। लेकिन देयर वर समवन हु सेड कि अपना वहाँ लाइफ था बोला, वो लड़का गलत था बोला, इसलिए लड़की गुस्सा होकर उसको मार रहा है, लड़का उसको शायद चीत उत कुछ क्या होगा, इसलिए लड़की गुस्सा हो उसको पूरा पत्थर फेंक रहा है उसका गाड़ी को, उसको मार रहा है। समझ गया? द 30 सेकेंड इंटरप्रेट है जो आदमी बोलता है कि अरे कोई ऐसे चीट करने से उसको क्या गाड़ी क्या उसको ही फोड़ दो बोलता है। अब समझ गया? यानी कि हर एक ओकेशन का दो इंटरप्रिटेशन, दैट इज योर मेन्योटिक्स डन। ये जो नॉन पॉजिटिव लोग ज्यादातर क्या करता है, आपका दो एनालिसिस चेक करता है। पहला आप क्या समझ में आया, दूसरा खुद को उसके जगह में रख के देखना। आई होप फर्स्ट हम ज्यादातर एजम्पशन ही होता है, सेकेंड हम लोग क्या करता है एम्फेटिक एस्पेक्ट से देखते हैं। एम्फेट जिसको हम लोग हाँ वर्स्टैंड बोलता है, ठीक, तो उसके शू में रख के देख। सेकेंड ओपिनियन, दो ओपिनियन रहते। होप ऑनलाइन वाला लोग समझाए जो बच्चे समझ रहे हैं। नेक्स्ट इसमें डिफरेंट एक दो डेफिनेशन अलग अलग है, उसको भी पढ़ लो। थोड़ा लोग हर एक लोग अपना अपना डेफिनेशन जाता है। जैसे कि आपका मार्टिन हेगर, Martin Heger talks about how interpretation of the text and context will give you what is and what ought. नॉन पॉजिटिव का जो मेथड है वहां में वो लोग कंटेक्स्ट और टेक्स्ट दोनों से क्या है और क्या होना चाहिए उसको समझते हैं। जैसे एग्जाम में यू हैव सीन, आप लोग सब लिखा होगा ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग, इसका ज्यादा वो कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग को आपको बोलता है कि ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट को पढ़ के इसका जो कंटेक्स्ट है यानी कि इसका जो प्रिसाइज समरी है उसको लिखो, है कि नहीं? यानी कि ये सही बोलता है, इंटरप्रिटेट करने के लिए आपको वो टेक्स्ट को समझना है और उसके अंदर का जो कंटेक्स्ट है उसको समझ गया। ह्यूमन सिचुएशन समझ, आपको वो सिचुएशन को समझना है और वो अंदर इंसिडेंट को, दैट इज व्हाट योर मार्टिन हेगर ही सेड, हेडिगर। उसके बाद दूसरा विलियम डेटली, वो बोला है कि ना रियलिटी शुड बी अंडरस्टूड इन थ्री वेज, वो रियलिटी को तीन तरीका से अंडरस्टैंड करने, और वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा, पहला एक्सपीरियंस ना, एक्सपीरियंस हम लोग का ऐसे मदर है जो हम लोग को होने के बाद टीच करता है कि नहीं? सो सबसे पहले एक्सपीरियंस, उसके बाद एक्सप्रेशन, आवर ओपिनियन अबाउट द एक्सपीरियंस, उसके बाद एक्सपीरियंस और ओपिनियन को टुगेदर मिला के कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअल इंटरप्रिटेशन। ये बोलता है कि जो रियलिटी होता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेगा, हम उसको तीन तरीका, पहले एक्सपीरियंस से, फिर एक्सप्रेशन से, और लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन कैसे आता है, ये आता है आपका एक्सपीरियंस प्लस योर एक्सप्रेशन। एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन दोनों मिलके हमको कॉम्प्रिहेंस का मतलब क्या होता है, से नहीं, आपको अंडरस्टैंड करना, और उसी को वो नॉन पॉजिटिव स्टडी को वो ऐसा होता है। समझ गया? उसके अलावा जो नॉन पॉजिटिव मेथड होता है ये बेसिकली थ्री चीज से इन्फ्लुएंस होता है, डिपेंड्स ऑन थ्री। ये बेसिकली थ्री चीज में डिपेंड करता है, वो है सिचुएशन एंड वन मोर, टेंशन, मूड, सिचुएशन, इंटेंशंस।
समझ गया? यानी कि ये लोग कंप्लीट साइंटिफिक मेथड को यूज नहीं करते। ह्यूमन बीइंग को ही देखो, हम लोग का मूड, हम लोग का इंटेंशन, हम लोग का सिचुएशन, उस हिसाब से हम लोग एक्ट करता है। ठीक है? उस हिसाब से हम लोग एक्ट करता है, उस हिसाब से हम लोग का आउटकम निकलता है और वो हम लोग का नॉलेज बन जाता है। नॉलेज मतलब ऐसे चीज जो कॉमन सेंस के तौर पे हम लोग का दिमाग में रहे, क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ गया? नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द नॉन पॉजिटिव। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द पॉजिटिव आपको समझ गया ना। पॉजिटिव का एलिमेंट्स में एम्पिरिज्म जो देख सकता है ना, एक्टिविज्म था, सॉरी डिडक्टिविज्म था, है ना? उसके बाद नेचुरलिज्म था। तो वैसे ही आपका नॉन जो पॉजिटिव है उसका अंदर में भी मेथड्स होता है, उसका अंदर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, बहुत मेथड्स होता है, उसके अंदर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होता है, उसको हम लोग देखेंगे। राइट हियर। तो नेक्स्ट इज योर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स या तो हम बता सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नॉन पॉजिटिव मेटाटोलॉजीज से लिख दे। तो उसका फर्स्ट एलिमेंट है सब्जेक्टिविटी। का मतलब यहाँ में ये ना नॉलेज को बोल रहा है। सब्जेक्टिविटी मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट नॉलेज। तो ये बोलता है कि ना नॉलेज एक्चुअली ऐसे चीज है जो हम लोग खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। नॉलेज ऐसे चीज है जिसको हम लोग कुछ खुद कंस्ट्रक्ट करता है और वो कभी भी बाहर में खुद से बन के वो नहीं। Yeah, that means he speaks about social reality. Social reality. s- He speaks कि ये जो सोशल रियलिटी है वो आउटसाइड है और वो जो पीपल, हम लोग पीपल खुद उसको कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम आपको, छोटा में जब हम लोग पैदा हो जाता है हम लोग को कभी भी कोई भी टेम्पल लुक के बारे नहीं बता ना। जैसे एक हिंदू एग्जांपल, फैमिली का आंगन में तुलसी होता है और उसको बोलो, ज्यादातर उसमें क्या हो जाता है वो आंगन में ना, वो आंगन को ज्यादातर बहुत साफ रखता है, सफा रखता है, उसमें कुछ नहीं करता है। यानी कि उसको होली बोल के बचपन से हम देखता है उसको। ठीक है? तो ये नॉलेज को देखते हुए हम बड़ा होके हम खुद से, हम मेरा वो बताने जरूरी नहीं, उससे जब वो नहीं करता है तो उसका पूजा को हम खुद है ना। यानी कि ऐसे नॉलेज जो आदमी का बाहर से कंस्ट्रक्ट होके आता है, जो ऑलरेडी इसको आदमी खुद बनता है, उसको सब्जेक्टिव। दूसरा है एंटी नेचुरलिज्म। एंटी नेचुरलिज्म मीन्स ये सीधा सीधा आपका सोशियोलॉजी को वो कंप्लीटली साइंस से सेपरेट करता है। यानी कि सोशियोलॉजी और साइंस, जो नेचुरल साइंस हम लोग बोलते हैं, सोशियोलॉजी और जो नेचुरल साइंस है वो दोनों बिल्कुल अलग है। और उसमें बोलो एग्जांपल, माइक नॉट क्लियर, अभी ठीक है? हेलो, अभी ठीक है? तो ये माइक, आप लोग सबका आवाज ऐसे आ रहा है, तकलीफ हो रहा है आवाज? अभी ठीक है? समटाइम्स इट ब्रेक्स। ओके, ये मेरा कपड़ा से रैश हो रहा है लग रहा है, ठंडा है ना। ओके वेट, ये ना, ये लुक ये है ना,
इसका फैब्रिक खींचता है इसको, सिंथेटिक ये स्टैटिक ये होता है, फ्रिक्शन होता है। अभी ठीक है सावा, अभी ठीक है लग रहा है। हाँ देखो ये फैब्रिक, ये क्या मोशन बोलता है इसको, क्या फोर्स है? एंटी नेचुरलिज्म। सो एंटी नेचुरलिज्म में ही सेड कि सोशोलॉजी कभी भी नेचुरल साइंस नहीं हो सकता है, मतलब साइंस नाउ इट्स फाइन। हाँ ओके, ये स्टैटिक ये मोशन था, दैट्स व्हाई। तो ये नेचुरल साइंस नहीं बोल सकते बिकॉज दे बिलीव कि ह्यूमन बींग को एटम्स जैसे एग्जाम्पल लेना वो जायज़ नहीं है ना। एटम्स जो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, लेकिन ह्यूमन बींग खुद को चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, उसका जो बिलीफ 5 साल पहले जो बिलीफ था, 10 ईयर्स बाद वो बिलीफ रहेगा, वो तो चेंज हो सकता है एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन वो एटम जैसे स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दिस व्हाट ही सेड, एंटी नेचुरलिज्म्स। समझ में आया? दैट मीन्स आप बिल्कुल साइंस से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी अपना एग्जाम पेपर में यू विल से कि दे बोथ अलाइन बट डिसिप्लिन अलग है। दैट इज व्हाट यू हैव टू से। कभी प्लीज, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक यस, कभी भी ये नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन रिपीटिंग कि कभी मत लिखो यस और नो। होगा? अच्छा, आवाज दूस हाँ हाँ हाँ, वो कंसिडर करता है, आप बता सकता है उसमें। आप क्रिटिक्स लोग ऐसा मानता है बोल के आप, लेकिन हम मानते हैं मत बोलो, है ना। आप तो एक जनरलाइज कंसेप्ट से आपको आंसर देना है एक डिप्लोमेटिक वे में। ठीक है, दूसरा है वर्स देन। वरिस हैन, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? वरिस हैन, वरिस टी हैन ना, वरिस टी हैन। वरिस टी हैन का एक्चुअल मतलब क्या है? इट मीन्स एम्फेटिक अंडरस्टैंडिंग। एम्फेटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब जब आप खुद को दूसरा के प्लेस में रख के आप अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करेगा। ओके, जब आप खुद को दूसरा का प्लेस में रखेगा और यू विल अंडरस्टैंड, मतलब उसका सिचुएशन को समझेगा, ओनली देन आप जो एक्चुअल कंसेप्ट में नॉलेज को समझ पाएगा। इसीलिए जब कोर्ट में जजमेंट लेता है जजेस, जजेस लोग क्या करते हैं? दे आर ऑल्सो सोशोलॉजिस्ट, है ना, पार्ट ऑफ द सोशोलॉजिस्ट, क्योंकि वो सोसाइटी का एक्शन को जज कर रहा है। इसलिए वो देखता है, वो कोशिश करता है कि अंदर क्या सिचुएशन, ऐसा क्या सिचुएशन उसको पुट किया है, वो कंडीशन को देखने के लिए कोशिश करता है। कोई उसको फोर्स किया है, या तो वो बहुत एब्यूसिव कंसेप्ट फैमिली से आया है जिसके वजह से उसका साइकोलॉजी ऐसे हो गया, उस हिसाब से पनिशमेंट दिया जाता है। समझ गया? उस हिसाब से उसका पनिशमेंट को तय किया जाता है। जैसे रिसेंटली एक पागरा आदमी है जो अराउंड 20 बच्चा को मोलेस्ट किया है। याद है? स्कूल में, मेचुका का कोई स्कूल में 20 बच्चा को मोलेस्ट किया है, और उसका केसेस बहुत लेट में अभी पता चला है। तो सुप्रीम कोर्ट, ये जो यहाँ का जो जज कोर्ट है, वो जो अपना प्रेडिक्शन में, और अगर आप लोग लाइव बैठ के टेलीकास्ट को देखा होगा, ये बोला है, वो क्या बोला है, वो बोला है कि ना एम्फेटिक कंसेप्ट को अपना देखेगा पहले, कि ऐसा ये आदमी के साथ क्या हुआ है कि वो बच्चे को मोलेस्ट कर रहा है ना। और कोई भी बच्चा को वो, मतलब ऐसे बॉय या गर्ल, वो किसी को डिस्टिंग्विश नहीं किया। उसका साइकोलॉजी में उसका फैमिली वेल टू डू है, ही इज़ वेल एजुकेटेड, उसके बाद भी इसका अंदर में ऐसे कुछ भी रीज़न नहीं है जिसकी वजह से वो 20 बच्चा को ऐसे करना पड़ रहा है। दैट मीन्स वो आउट ऑफ प्लेजर, उसका जो इनह्यूमन नेचर के वजह से वो ऐसा किया है, इसीलिए वो, मतलब वो ह्यूमन सोसाइटी में एज ए ह्यूमन वो सिंबलाइज नहीं कर सकता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट फांसी का सजा उसको दिया। आपको पता है? उसको फांसी दिया है, टू बी हैंग। नहीं, ही इज टू बी हैंग, ये अरुणाचल टाइम्स महंगी आजुम लिखा है इसको, ही इज टू बी हैंग बोला। तो अभी ये न्यूज़पेपर में जब ये ना लास्ट ईयर का तिक एपिसोड देने से पहले उसका वर्डिक्ट था, क्योंकि हम और मेरा एक टीचर है वो भी ये एग्ज़ाम दिया था, तो हम दोनों एक दूसरा को, वो भी यहाँ क्लासेस कराता था, अभी वो कहीं और में लेक्चरर है कॉलेज में। तो वो हमको बताया था, अब देखा है न्यूज़ को, तो उसमें हम भी उसको पढ़ के, हम, मेरा वर्डिक्ट भी ऐसे होता, और उसको जो एसिस्ट किया था, जो जान के सच को छुपाया था, उसको फिर 20 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया, दैट वोमेन को।
ठीक है? तो वो आदमी को डायरेक्ट फांसी दिया है, तो अभी उसका एडवोकेट कोशिश कर रहा है कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट बनाए ताकि फांसी ना दे। ओके, तो उसमें क्या होता है, ये उसमें ये एम्फेटिक अंडरस्टैंडिंग को जज हमेशा देखता है। क्यों? है ना? किस लिए किया है? इफ कोई सॉलिडिफाइड रीज़न नहीं मिलता है, जज समझ समझ जाता है कि ये एक ह्यूमन का डीमेरिट है, एक इनह्यूमन फॉर्मेट है और इसीलिए वो सोसाइटी में रहने का लायक नहीं है। ओनली देन वो लोग जाता है, ओनली देन जाके वो लोग क्या करता है, फांसी का सज़ा देता है। ऐसे फांसी सज़ा नहीं देता है वो लोग। समझ में आया है? उसके बाद दूसरा है आपका नंबर 4, दैट इज़ क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड ऐसा मेथड जहां में एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल लाइक क्लास, कास्ट, फैमिली, उसका रिलीजन, हर एक फैक्टर को हम चेक करता है जो वो आदमी को पर्टिकुलरली कंसेप्ट या तो नॉलेज बनने देता है। ठीक है? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन ऑफ रिसर्च बायस्ड, यानी कि हर एक स्टडी में जो बायसनेस होता है उसको भी इवन वो लोग ओपनली रिकॉग्नाइज करता है। ओनली देन आप एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज द एलिमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजिस्ट। ओके, सो मेथड ऑफ नॉन पॉजिटिव मेथोलॉजी, सॉरी, मेथड ऑफ नॉन पॉजिटिव में सबसे पहले हम लोग एथनोमेटोडोलॉजी उसको स्टडी करेंगे। होगा एथनोमेटोडोलॉजीज। डन। मेथड्स ऑफ नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजी, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेगा, वी विल स्टडी अबाउट एथनो एथनोमेटोडोलॉजी। इस एक मिनट, मेरा स्पेलिंग गलत हो जाता है। पहला उसको हम लोग पढ़ेगा। सेकेंड वी विल स्टडी अबाउट फिनो फिनोमोलॉजी। सिट फिनोमेनोलॉजी, and then we will study about symbolic interaction. Symbolic interactions. तो हम इसको इसलिए लिख के रख रहे हैं, फिर बाद में आगे जाके क्लास में फिर आप भूल जाएगा, इसलिए हम सीधा लिख रहे हैं। नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजीज का 3 मेथड को हम लोग पढ़ने वाला है इन डिटेल, दैट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शन, फिनोमेनोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी। तो एथनोमेथोडोलॉजी को अभी हम आपको जो एग्जांपल बोलेगा, हम चाहता है एवरी वन ऑफ यू वो एग्जांपल को करो। ठीक है? ये सब्जेक्ट को समझने के लिए होगा। ठीक है? सब करना पड़ेगा आप लोग भी। जब भी आप लोग वो जाएगा, हम जो अभी एग्जांपल बोल रहा है उसको आप लोग कोशिश करो करने के लिए, तब आपको लगेगा कि यस, इसको हम लोग पढ़ा है और ये एथनोमोलॉजी का, सॉरी, एथनो का मतलब क्या है। ठीक है? तो जैसे एग्जांपल हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। हो गया ये? मेथोडोलॉजी, डोलॉजी। ओके, आप समझ जाएगा स्पेलिंग को, है ना? सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग सब करेगा, हाँ, इसको जैसे भी करके देखो। मान के चलो आप लोग लिफ्ट जाता है ना? ये शॉपिंग मॉल में भी, मेडिकल में भी लिफ्ट जाता है कि नहीं? सब जाता होगा लिफ्ट। तो लिफ्ट में जब तुम घुसता है, आप कैसे एंटर करते हैं? ये सपोज लिफ्ट है, आप लिफ्ट में सीधा ऐसे एंटर करता है, एंटर करके आप अपना जो रिक्वायर्ड बटन है उसको आप दबाता है और उसके बाद आप सीधा दरवाजा को देखते हैं, है ना? देखता है कि नहीं? तो आप जो इस बार आप एक काम करो, जब आप लिफ्ट अंदर घुसेगा, आप अपना बटन जैसे कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर होता है, उसको आप दबाओ। दबा के आप आदमी का तरफ मुड़ के आदमी को जस्ट देखो, करना ही पड़ेगा आप लोग। करेगा, हाँ, आप लोग सब।
एवरी वन ऑफ यू, ऑफलाइन वाला बच्चा आप लोग भी करेगा, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग करना है टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, क्योंकि जब आपके साथ एक्सपीरियंस होता है ना, ओनली देन यू विल रिमेंबर। तो आप मान के चलो ऐसे बटन दबा के ऑटोमेटिकली हम लोग सब दरवाजा का तरफ देखते हैं, कोई बताओ भी मत। इवन छोटा बच्चा भी ऐसे है, बटन डालते ही वो पीछे आगे ही देखता है ना। आगे देखिए, वो सबको एक बार घूर के देखता है, फिर आगे ही देखता है हम लोग। तो हम चाहता है कि आप क्या करो, आप लिफ्ट अंदर घुसो, अपना बटन 3 या 4 को डालो, और उसका सब जो आपको देख रहा है आप उस तरफ मुड़ के देखो। जस्ट देख के आप सबको ऐसे देखो, आपको जो स्टेयर मिलेगा है ना, जो आपको आदमी लोग ऐसे देखेगा, वो जो फीलिंग है, यानी कि जब कॉन्शियस का फीलिंग, ऑलरेडी हम लोग का कॉन्शियस में ये फिट हो गया है कि लिफ्ट में हमेशा दरवाजा तरफ देखना है, उसको हम लोग सोचते हैं वो राइट है। और कोई अगर उसको नहीं मान के आपका तरफ मुड़ के देखेगा, दैट मीन्स वो रॉन्ग है, ये क्या वियर्ड बिहेवियर कर रहा है, उसको हम एटनोमोलॉजी बोलते हैं। समझा है? मैम शॉपिंग करने के लिए पैसा नहीं। अरे शॉपिंग कौन बोला है आपको? आप ट्रिम्स में जाओ, ट्रिम्स में फर्स्ट फ्लोर में घुसो, मतलब ग्राउंड फ्लोर से आप थर्ड फ्लोर तक बटन को डालो, और उसके बाद मुड़ के सबको देखो, वो तो फ्री है ना, कोई भी पैसा नहीं लेगा आपको उसमें। समझ में आया है? करेगा आप लोग? करो, करके देखो, ठीक है? करके देखो। और इसके बाद एथनोमोलॉजी में और एक एक्सपेरिमेंट हम आपको बोलेगा, जो आज आप लोग करना है, होगा। सो एटमोलॉजी क्या है? ये इट बेसिकली स्पीक्स अबाउट इनविजिबल ग्लू। ये स्पेलिंग लुक है ना, इनविजिबल ग्लू ऑफ सोसाइटी। हाँ करना है, आप लोग सब करना है, ठीक है? वो लोग हंस रहे हैं, सब करेगा, करके आप देख के देखो कि वो लोग क्या करता है। और अभी हम और एक एग्जांपल बनेगा, उसको जो जो मतलब अपना पेरेंट्स के साथ बैठता है, वो लोग जाके करो, आंटी अंकल के साथ करना ही पड़ेगा। आप लोग देखो कि वो लोग का रिएक्शन कैसा है। मतलब सोसाइटी में एक ऑलरेडी एक इनविजिबल कंसेप्ट है, उसी को मान के चलता है, और उसको हम लोग नॉर्मलाइज करके सत्य मानता है कि उसके बारे में एथमोलॉजी, यानी कि इनविजिबल ग्लू ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? और ये जो थर्म है, इसको कॉइनेट किया है, ये थर्म, इसको कॉइनेट करने वाला का नाम है हेरोल्ड गार्फिंकल। ठीक है, हेरोल्ड गार्फिंकल इसको 1960 में ये टर्म को वो कॉइन किया है। सो बेसिकली इट इज इंटरेस्टेड, ये जो स्टडी है, ये जो ना माइक्रो जो सोशोलॉजी है उसको इंटरेस्ट नहीं करता है, मैक्रो को इंटरेस्ट नहीं करता है, बल्कि ये माइक्रो सोशोलॉजी को देखता है। मतलब सोसाइटी का ये जो ऐसे फैक्टर्स जो सोसाइटी को एक्चुअल में रूल करता है, वो फैक्टर्स को ढूंढता है। यानी कि इसका जो बेसिक स्टडी है, इट डिपेंड्स ऑन स्टडी ऑफ माइक्रो फैक्टर्स। ठीक है, माइक्रो फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी होगा। और ये माइक्रो फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी ये क्या होता है? ये बेसिकली जो कंसेप्ट ऑफ कॉमन सेंस है ना, कंसेप्ट ऑफ कॉमन सेंस जो हम लोग में है, उसके बारे में पढ़ता है। वो ही पढ़ता है कि ये कॉमन सेंस ही क्यों है, क्यों ये वाला एक्शन को हम लोग यस बोलता है और ये वाला एक्शन को हम गलत बोलता है। दैट इज व्हाट एथनोमेटोडोलॉजी इज अबाउट। समझा है? ओके उसके बाद इसका जो कोर आइडिया है उसको हम यहाँ लिख रहा है, क्योंकि यहाँ में जो नोट्स है वहाँ में भी है, लेकिन वहाँ में थोड़ा ऐसे लंबा सा एक्सप्लेनेशन कर दिया। एग्जाम के लिए कोर पॉइंट्स को लिख दो, बस काफी है। ओके सो कोर आइडियाज ये हो गया। कोर आइडियाज, फर्स्ट कोर आइडिया इसका क्या है? नंबर 1 इज कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अभी हम आपको जितना एग्जाम्पल बोलेगा आप करना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट में ये बोल रहा है कि ना कुछ इनविजिबल सोशल मतलब इनविजिबल फोर्स जो सोसाइटी में है, वो आपको ऐसे एक्टिंग करने देता है कि आप ऑटोमेटिकली खुद को सोसाइटी के साथ एक्सेप्टेंस के साथ आप जाता है।
तो कंस्ट्रक्ट में हम एक एग्जांपल लगाएगा। जैसे कि अभी मान के चलो आप गैस बुकिंग करने जाएगा, गैस को छोड़ो, एटीएम लाइन, ठीक है? एटीएम लाइन या तो मेडिकल लाइन बेस्ट, क्योंकि एटीएम लाइन के लिए भी पैसा होना पड़ेगा, है ना? वो नहीं भी हो सकता है, और गैस लाइन के लिए भी आपका पास समय नहीं हो, इसलिए हम बेस्ट है मेडिकल लाइन, बीमार नहीं होने से भी जाओ। तो मेडिकल लाइन में ऑटोमेटिकली जब आप मेडिकल में घुसता है, यू विल फाइंड मेल इस तरफ में, फीमेल इस तरफ में। ऑटोमेटिक बोलने ज़रूरी नहीं है, 2 लाइन बन जाता है। एंड हम लोग को पता है जो लास्ट बेटा है उसका पीछे आप जाना है। ये कांसेप्ट कोई नहीं बताता है, लेकिन हम लोग ऑटोमेटिकली समझ जाता है, हमको उसका पीछे जाना है। सपोज़ हम अभी आपको बोल रहा है, कल या तो परसों कभी भी, आप ऐसे मान के चलो, आप सीधा लाइन नहीं करो और काउंटर का आगे में जाओ। आपको सब ऐसे देखेगा, अरे! ये कहाँ से है? हम लोग इतना तकलीफ से लाइन करके आए, लाइन पीछे जाओ। आपको समझ में नहीं आता है कि लाइन से आता है बोल के। ये जो समझ है ना, उसी को हम लोग कंस्ट्रक्ट के अंदर में कोर आइडियाज़, वो उसका कोर आइडिया है एटमोलॉजी का। तो आप जो लाइन को तोड़ के बिना लाइन बनाए आप आगे जाके देखो, क्या होता है, ठीक है? जो झगड़ा भी हो सकता है, मान के चलो ठीक आपका आगे में जिसका आगे तुम आए हैं वो कथरा वाला होगा। वो आपको जो जारेगा, सेंस नहीं है क्या बोल के। समझ में आया है? वो है आपका कंस्ट्रक्ट। हाँ, ये मतलब सोशल कंसेप्ट है हम लोग में। समझ गया? हाँ। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल वो लाइन में आप आगे गया, आपको गाली दिया, लेकिन सपोज़ मान के चलो कोई पूरा खून-सून निकल के गया, है ना? मान के चलो पूरा खून-वून होके वो लाइन में आया तो सब उसको क्या बोलेगा, "ए, आगे इसको दे दो तो ये बहुत सीरियस।" मतलब ये कांसेप्ट जो हम नहीं जान के भी हम लोग के अंदर में है, उसको हम एटमोलॉजी के अंदर में यानी कि इनविजिबल ग्लू बोल के हम स्टडी करते हैं। समझ गया? सो उसको हम लोग कैसे लेकेगा? सोशल ऑर्डर्स। सोशल ऑर्डर इज़ समथिंग which is constructed daily, not achieved or already given. ठीक है? सोशल ऑर्डर जो ऐसे चीज है जो जिसको हम लोग एवरीडे कंस्ट्रक्ट करता है, और वो ऑलरेडी मतलब बाहर में ऑलरेडी प्रेजेंट होके या तो हम लोग को कोई दे दिया, ये सब चीज नहीं होता है। जैसे वेटिंग इन द लाइन, है ना? जैसे एग्जांपल हो गया वेटिंग इन लाइन, वेटिंग इन क्यू फॉर मेडिकल, है ना? सब कुछ के लिए हम ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं। बताने भी जरूरी नहीं है, ऑलरेडी हमको मालूम है कि हमको ये लाइन में रहना है। सोशल ऑर्डर इज समथिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड डेली, डेली, नॉट अचीव्ड और ऑलरेडी गिवन टू अस। मतलब इसको हम लोग हमेशा खुद से करता है। जैसे पहले ऐसे था कि एटीएम में, शुरुआत में जब एटीएम आया था, शुरुआत बाद में, है ना? पहले तो हम लोग ज़्यादातर पासबुक लेके निकलता था, फिर बाद में एटीएम का कंसेप्ट आया। जब एटीएम आया तो उसमें क्या होता था, मेल लोग ज़्यादातर एटीएम लाइन में होता था और फीमेल नहीं होता था। शुरुआत में ऐसे था, ठीक है? ये आपका 2010 और 11 का बात है। तो उसमें अगर एक फीमेल लाइन में आने से मेल लोग क्या बोलता है, औरत लोग का बहुत काम होता है, ये लोग को जाने दो। तो बाद में देखा है तो आदमी लोग समझ गया, एंड व्हाट दे डू, बिना बताए वो लोग क्या करता है, पत्नी लोग को भेजने लग गया। तो पत्नी लोग को भेज दिया तो ऑटोमेटिकली लड़की का लाइन भरने लग गया। तब लड़का लोग बोला है कि नहीं नहीं, लड़का भी इंपॉर्टेंट काम करता है, हम लोग एक काम करेगा, एक दो लड़का और एक लड़की, दो लड़का एक लड़की, लाइन पहले ऐसे जाता था, ठीक है? अभी आपका गूगल पे हो गया, अब एटीएम को हार्डली कोई यूज करता है, तो अभी एटीएम तो खाली हो गया। यानी कि ये नॉलेज समय के साथ बदलता है, ठीक है? वो ये उसको उसको बोलता है। दूसरा है नेगोशिएट, कंस्ट्रक्ट के बाद नेगोशिएट। सच में मेरा स्पेलिंग जो खराब है लगता है। नेगोशिएट। सो नेगोशिएट में ऐसा 3 पॉइंट है, उसका एग्जांपल हम लोग देखेगा। ठीक है? फर्स्ट है आपका इंडेक्सिकलिटी, इंडेक्सिकलिटी।
इंडेक्सिबिलिटी का मतलब दे से एथनोमेटोडोलॉजी में कोई भी जो वर्ड है उसका फिक्स मीनिंग नहीं है। समझ गया? नथिंग हैज फिक्स मीनिंग, नथिंग हैव फिक्स्ड मीनिंग। तो इसका अंदर में हम आपको एक एग्जांपल देगा, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। ठीक है, सो आई एम टायर्ड मतलब सपोज फॉर एग्जांपल कोई आई एम टायर्ड बोलता है, इसका बहुत मतलब हो सकता है। या तो ये ऐसा हो सकता है कि आपका जो बोर्ड लेक्चर हो गया है ना, जैसे मान के चलो अभी का बोर्ड लेक्चर होने से आपको अलग से लगेगा कि आई एम टायर्ड, ये भी उसका मतलब है ना। दूसरा मतलब हो सकता है कोई रनर, है ना, कोई दौड़ने वाला रनर, कोई रनर जो रनिंग करने के बाद आके वो बोल सकता है आई एम टायर्ड, बोल सकता है कि नहीं, है ना। उसके बाद दूसरा जो अपना हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, उससे वो बोल सकता है कि आई एम रेस्पॉन्सिबिलिटी, उससे वो बोल सकता है कि आई एम टायर्ड, बोल सकता है कि नहीं, हम टायर्ड है। सो ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स होता है वो नेगोशिएट करता है सिचुएशन के हिसाब से, उसका करेक्ट मीनिंग होता नहीं। ठीक है, सो जैसे कि ये वर्ड हो गया आई एम टायर्ड, ये टायर्ड जो लेक्चर से आप टायर्ड हो सकता है। दूसरा हो सकता है जो सच में काम करके रन करके आए वो भी तो टायर्ड हो सकता है। उसके अलावा हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी से कोई वुमेन बोल सकता है आई एम टायर्ड। समझ में आया? यानी कि एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, इसलिए वो बोलता है नथिंग हैव फिक्स मीनिंग। ठीक है, और उसी कंसेप्ट को हम इंडेक्सिकलिटी बोलता है। समझ गया है? दूसरा रिफ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे इस सेट हम लिख रहा है रिफ्लेक्सिविटी। जैसे हम लोग का रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है आवर हैबिट्स, आवर हैबिट्स मेक्स, आवर हैबिट मार्क्स द importance of an object, of any object. Reflexibility मतलब our habit marks the importance of any object, any object. इसका मतलब सपोज फॉर एग्जांपल रूल्स को कोई नहीं देखा है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसको दुनिया में कोई नहीं देखा, हम लोग देखा ही नहीं उसको। फिर भी जब हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन का इंपॉर्टेंस देने लग जाता है, लॉ को बहुत इंपॉर्टेंट देने मतलब रूल्स को देने जाता है, तब ऑटोमेटिकली हम लोग के लिए क्या होता है, रूल्स खुद ब खुद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल एक रूल है कि यू शुड नॉट लाई, तुम झूठ नहीं बोलना है, और बाइबल भी बोलता है कि आप झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। लेकिन सपोज अगर हमको सत्य बोलने मन नहीं और हम झूठ बोल दिया तो उसमें क्या होगा, वो मेरा मर्जी है ना। समझ गया? लेकिन हम लोग जब कंसेप्ट ऑफ टेलिंग द ट्रूथ को इतना हम लोग मायने रख देता है कि वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सच बोलना है बोल के। हम झूठ भी तो बोल सकते हैं अपने हिसाब से, भाई मेरा मर्जी है ना। और उसके बाद दूसरा चोरी करना, है ना, चोरी करना पाप है बोलने से ये करप्शन क्यों होता है? करप्शन भी तो चोरी है ना। लेकिन करप्शन को हम लोग क्या नाम देता है, सॉरी चोरी को हम लोग क्या नाम देता है, करप्शन देता है। जब बड़ा आदमी लोग पैसा दूसरा से चीट करके लेता है उसको हम लोग बोलता है करप्शन। लेकिन जब एक गरीब आदमी दूसरा से पैसा छीनता है तो हम बोलता है वो चोर किया है। अब समझ गया? यानी कि ये करप्शन का ये कंसेप्ट जो है खराब चीज, ये आता कहाँ से है ना, क्योंकि हम उसको वो महत्व देता है, सो वो उस हिसाब से वो बन जाता है। बड़ा आदमी चोरी करने से करप्शन, छोटा आदमी चोरी करने से चीटिंग, मतलब स्टीलर, स्टीफ, ऐसे टाइप का टर्म हम लोग यूज करता है। समझ में आ गया? सो उसी को हम रिफ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली बोलता है कि आपका जो हैबिट्स है, आपका जो लैंग्वेज है, वो जो पर्टिकुलर चीज का इंपॉर्टेंस को वो बताता है, बोला कि आप जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा वो उस हिसाब से ज्यादा आपके लिए मायने रखे। समझ रहे? दूसरा एक्सेट्रा प्रिंसिपल, एक्सेटेरा, एक्सेटेरा प्रिंसिपल, ये तो स्टूडेंट लोग का फेवरेट है। जैसे हम आपको इतना बार पूछा है
सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन ऑफ साइंस आप लोग समझाए, आप लोग सब बोला यस, है ना? आप लोग सब बोला यस, लेकिन जब हम बोला लिखो, तो आप लोग लिखा है नो, सोशियोलॉजी कैन नॉट बी साइंस। मतलब व्हेन आई आस्क यू, आप जो ओके ओके चलेगा चलेगा हो जाएगा, हम लोग हाँ बोल देगा। आप समझ रहे हैं? मतलब हम लोग क्या करता है, ऐसे चीज जहाँ में हम लोग विदाउट कॉम्प्लिकेशन से हम लोग यस समझो मत समझो यस हाँ बोलते हैं। जैसे कोई आपको कुछ चीज पूछेगा तो आप दोस्त आपको कुछ सिचुएशन के बारे में बता देगा, और वो जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो आपको बोलता है तुम समझ रहे हैं ना, ये वर्ड यूज करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि आप समझ रहे हैं, आई होप कि ये सिचुएशन ऐसे है। तो तुम नहीं समझने से भी तुम क्या करता है, होगा दोस्त हम समझ गया, आप समझ गया, है ना? सो वो है एक्सेट्रा प्रिंसिपल। जैसे आपको हम बार बार पूछा है सोशियोलॉजी साइंस डिसिप्लिन बन सकता है नहीं बन सकता है, उसको कैसे लिखना है, कभी भी क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है? कभी भी यस और नो का वर्ड यूज मत करो। आप सब बोला यस वी अंडरस्टूड, दैट मीन्स आप अंडरस्टूड नहीं किया है, दैट्स व्हाई यू रोट इन द आंसर स्क्रिप्ट मैक्सिमम ऑफ देम कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है। समझ गया? और कोई कोई लोग बोला है सोशियोलॉजी कंप्लीट साइंस है। सो इसका मतलब क्या है, एक्सेट्रा प्रिंसिपल। थोड़ा समझा है, लेकिन उस समझ से हम क्या समझे हो जाएगा उससे, ये समझ, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा प्रिंसिपल। डन। नेक्स्ट, नंबर थर्ड। नंबर थर्ड इज है आपका एग्री अपॉन रियलिटी। एग्री अपॉन रियलिटी, इसका अंदर में आपको हम एक्सपेरिमेंट देगा, इसको नोन एज ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। इसको तुम लोग करके आज आएगा। अच्छा, पहले बात, आप लोग फैमिली के साथ बैठता है ना? सब फैमिली के साथ बैठता, आप कहाँ बैठता है? पीजी में बैठता है, तो आप भी पीजी में कर सकते हैं। और ऑनलाइन वाला स्टूडेंट आप लोग भी घर में बैठता है ना, पीजी में बैठता है, कहीं भी बैठो, आप अकेला नहीं बैठता है, आपके साथ कोई ना कोई होगा ही है ना? तो ये एक्सपेरिमेंट सब करेगा, एंड आई नीड योर ओपिनियन। मतलब आपके साथ क्या हुआ है आप लोग बताना ही पड़ेगा। प्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, हम चाहता है कि आज आप लोग घर जाओ, ठीक है? नो, यस। ए रंबो तुम क्यों नो बोल रहे, बोलना आप जाके करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट को आप लोग सब करना पड़ेगा। आज घर जाओ, घर जाके आप अपना माँ और पिताजी को जब देखेगा, या तो दीदी को भी देखेगा, ठीक है? तो दीदी और माँ पिताजी को देख के आप जो हिसाब करने जाने मन होने से, आप दीदी और जो माँ पिताजी हो, माँ पिताजी का नाम को लो। मतलब आप उसको सपोज आप आना बोलता है ना? आना बोलने से आप आना नहीं बोल के, आना का नाम जैसे कि याजुम यपी होता होगा, तो आप बोलो यपी हम थोड़ा बाथरूम जाएगा, बोलो जैसे भी बोल के देखो। ये जो एग्री अपॉन रियलिटी के बारे में, ठीक है? आप जैसे भी बोलो यपी हम थोड़ा पिसाब जाएगा, तो आप देखो कि आपका माँ का एक्सप्रेशन क्या होता है। हाँ? उसके बाद आप जो अपना फादर को, जैसे कि फादर का नाम जो कोई भी हो, तकाम कुछ भी हो, आप बोलो तकाम हमको थोड़ा पैसा चाहिए, जस्ट ऐसे बोल के देखो, सी दियर रिएक्शन, हाउ दे विल लुक एट यू। समझ गया? उसको ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली ऐसे एक्सपेरिमेंट है जहां में ना जो सोशल कंसेप्ट है कि हम माँ पिताजी को उसका नाम से नहीं बुला सकता है। एल्डर्स जब बात करता है तो वो लोग का बीच में हम लोग थांग नहीं आ सकता, ये जो रियलिटी है उसको एग्री करना। तो उसको कैसे चैलेंज करता है, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोग चैलेंज करता है, ठीक है? हाँ, थोड़ा सिमिलर है ऑलमोस्ट, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सिमिलर है दोनों। तो आप लोग जाके घर में उसको ट्राई करके देखो, और देखो कि वो लोग का कंसेप्ट, और कुछ भी करने से पहले परमिशन मांग के देखो, है ना? हम थोड़ा पानी पिएगा सोचता है, वो लोग देखो तुम पागल हो गए क्या दिल से? कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि अरे ये बच्चा इतना रेस्पेक्टफुल, दे विल से तुम पागल हो गए क्या, हमको हर चीज के लिए पूछ रहे हो और क्यों मेरा नाम ले रहा है, दैट इज व्हाट दिल से, ठीक है? सो ये एग्री विद रियलिटी जो बेसिकली उसको बोलता है, ठीक है? समझ गया? सो आप लोग ज़्यादातर सब जाएगा और आप लोग देखिएगा, ये बेसिकली देखता है टू सी हाउ कंस्ट्रक्ट ऑर्डर, है ना? किस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट को इंटेंड करता है उसके बारे में ये बताता है। ओके मैम, हम लोग को मरा देगा, वही तो हम बोल रहे हैं। वो क्यों मरा देगा? क्योंकि रियलिटी में हम लोग कभी भी ऐसे नहीं करता है
ना, तो वो एग्री विद द रियलिटी। रियलिटी जो ऐसे हम लोग मान के चलता है कि पेरेंट्स को हम लोग ऐसे नहीं कर सकता है, और हर चीज़ का परमिशन 1 साल का बाद मतलब हम लोग बच्चा को बोलता है कि तुम बड़ा हो गया खुद से करो। तो वो कंसेप्ट हम लोग में है और हम लोग खुद से करने लग जाता है। ठीक है? तो आप कोशिश करके देखो कि ऐसे करना आज। ऐसे पूछ के देखो। अकेला बैठने वाला कोई बात नहीं, आप हॉस्टल में कोई दोस्त होगा जिसको आप कभी बात नहीं किए, ठीक है? अकेला में आपका पीजी में रूममेट तो होगा ना, कोई और रूममेट मतलब दूसरा रूम का, ठीक है रंबो? उसको आप पूछो, आप उसको ऐसे देख के आप ठीक है क्या? उसका तो पूछो उसको, हम अभी टॉयलेट जाके देखेगा, हाँ। देखो उसका एक्सप्रेशन, वो सोचेगा कि ये तो पागल आदमी है। आप करेगा, करके देखो एक बार। और बाद में आप उसको बताओ एक्चुअली ये मेरा सोशियोलॉजी का एक्सपेरिमेंट के लिए हम ट्राई कर रहा था आदमी का रिएक्शन देखने के लिए। कि अकेला बैठने वाला, अकेला मतलब कोई तो आजू-बाजू होगा, पड़ोसी भी होगा, है ना? पड़ोसी को भी ऐसे नॉक करो, खोलो, उसके बाद आप लोग ठीक है ना? होगा हम बाथरूम जाएगा बोलो। वो भी सोचेगा ये वियर्डो कहाँ से आ गया? समझ गया? अरे वो थोड़ी ना आपका एक्चुअल एक्सप्रेशन दिखाई देगा। आई नीड यू टू सी द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर पर्सन। वो आपका एक्शन से क्या इंटरप्रेट कर रहा है? समझ गया? जब वो आप उसको बोलेगा ना तो उससे वो फर्स्ट इंटरप्रेट यही करेगा कि ये पागल हो गया है। समझ गया? उसके बाद जब आप उसको एक्सप्लेन करेगा, व्हेन यू विल एक्सप्लेन द ट्रूथ कि ये मेरा क्लास का एक्सपेरिमेंट है, उस हिसाब से हम कर रहे हैं, तब वो समझेगा ओह! ये सही है। 2 इंटरप्रिटेशन आया कि नहीं? आया है ना? तो उसको हम नॉन पॉजिटिव मेथड्स बोलते हैं। दीज़ आर ऑल नॉन पॉजिटिव मेथड्स। और एटमोलॉजी बेसिकली वो इनविजिबल ग्लू, वो इनविजिबल कांसेप्ट जो जिसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं, कॉन्शियस बोलता है, उसके बारे में वो बताता है। समझ गया है? आई होप सो। गुड। अभी समय तो इतना भी नहीं है। हम सोचे हम इसको आज खत्म करेगा बोल के। आई थिंक ओके। इसमें नहीं, आप उसका कीवर्ड्स लिख दो। एग्जाम्पल मत लिखो, हाँ, कोर आइडिया को लिख दो। जैसे कंस्ट्रक्ट बोलने से ये जो आपका जो सोशल ऑर्डर का जो फैक्टर्स है ना, नॉलेज को वो बोलता है कि नॉलेज समय के साथ डेवलप होते हैं, बस दैट्स इट। उसमें जो एग्जाम्पल आपको हम समझने के लिए जो बताया वो एग्जाम्पल लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में। ठीक है? 150 वर्ड्स में उसको आप लिख पाएगा ही नहीं और छूट जाएगा आपका वर्ड्स। तो एटमोलॉजी बोले उसमें जैसे कि एटमोलॉजी बस अगर बोलेगा डिस्कस, अगर क्वेश्चन होगा डिस्कस, देन यू विल राइट कि उसको कौन फॉर्म किया था और फॉर्म करने वाला का कंसेप्ट क्या था। वो इनविजिबल फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी को जज करने के लिए कोशिश करता है ना, उसको आप बताओ। और उसके बाद आप जो उसको कौन डिस्कवर किया उसको मेंशन करो। लेकिन अगर वो बोलेगा क्रिटिकली एनालाइज बोलेगा, तो एनालाइज में क्या करता है ना, एक दो एग्जाम्पल तो हम लोग को डालना पड़ेगा। ठीक है? तो एक दो एग्जाम्पल में आप बोल सकता है, आप एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम आपको एलिवेटर का एग्जाम्पल दिया है, या तो आप फैमिली में जो एग्री विद रियलिटी का एग्जाम्पल उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें स्टार्ट करके आप बोलेगा ये कंक्लूजन में हम ये समझ में आया है कि ये जो कंसेप्ट होता है, यानी कि जो कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियस और कॉमन सेंस का, एटमोलॉजी वो चीज़ को बोलते हैं जो चीज़ नहीं देख के भी हम लोग का लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे एलिवेटर का जो एग्जाम्पल है वो बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग उस साइड टर्न करते हैं, है ना? तो ये चीज़ जो मालूम नहीं है उसको हम लोग एटमोलॉजी के अंदर में स्टडी करते हैं। ठीक है? नाउ नेक्स्ट जो है वेरियस प्रॉब्लम विद एटमोलॉजी। अच्छा, यहाँ में हम एक्चुअली इसको बताना चाहता था। यहाँ में कंक्लूजन में कुछ-कुछ पॉइंट्स डाला है 3 आदमी का। वो आपका ना एटमोलॉजीज़ का जो एटमोलॉजीज़ लोग स्टडी करते समय में क्या-क्या मतलब प्रॉब्लम चल रहा था अदर फेस मतलब उसी के साथ-साथ उसके बारे में। जैसे रे पाउसन्स। रे पाउसन्स का 60s हैंगओवर। 60s हैंगओवर का मतलब है ड्यूरिंग ये फेस में जब पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव के बीच में जो क्लैशेस था, उसमें बहुत मतलब इंटेलेक्चुअल एग्ज़ॉस्शन का पीरियड था। ठीक है? इंटेलेक्चुअल फ्रस्ट्रेशन का फेस था ये जो 70s हैंगओवर। हैंगओवर का मतलब क्या होता है? हैंगओवर का मतलब है जब ये जो फेस है इसको आप न्यो और पोस्ट पॉजिटिविज्म उसके अंदर में लिख सकते हैं। ठीक है? और नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं कि ये फेस में क्या हुआ था। तो ये याद रखो, दिस वन इज फॉर
नियो एंड पोस्ट, पोस्ट नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मेथड समय में। ठीक है, तो यहाँ में जैसे कि रे पाउसन 70s हैंगओवर। हैंगओवर का मतलब क्या होता है? रात को दारू पिया, सुबह को माता, उसका हैंगओवर हुआ, है ना? तो यहाँ में बेसिकली इट स्टेट्स इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल फ्रस्ट्रेशंस। इंटेलेक्चुअल फ्रस्ट्रेशन जो ये क्या होता है? इट बेसिकली मीन्स बैटल बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव का बीच में जो बैटल था, जिसमें कंप्लीटली इंटेलेक्चुअल फ्रस्ट्रेशन दिखाई दिया, उसको 60s हैंगओवर बोलता है। और दूसरा एलन ब्राइमन, ये जो पॉजिटिविटी का जो कंसेप्ट है, जहां में हम लोग पर्पस का कंसेप्ट को जो देखते हैं, एम्फसाइज का कंसेप्ट को देखते हैं, उसको वो बोलता है कि हर मेथड, चाहे वो नॉन पॉजिटिव हो या पॉजिटिव हो, वो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, चॉइस ऑफ द मेथोडोलॉजी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द रिसर्च। तुम कौन सा टाइप करना चाहते हैं? अगर तुम सोशल, जैसे कि पॉपुलेशन देखना चाहता है, मीन्स तुम सेंसस स्टडी करेगा। लेकिन तुम अगर डेमोग्राफिक एक्चुअल पॉपुलेशन में जो चेंजेस आता है उसको स्टडी करना है बोलने से आप फिर नॉन पॉजिटिव देखेगा। ठीक है, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट लोग ऐसे ग्रुप था जो, जिसके वजह से आपका नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजीज लोग निकला है। ठीक है, इट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दीज मॉडर्निस्ट दैट लेड टुवर्ड्स अराइवल ऑफ द नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजीज। और ये लोग ज्यादातर ऐसे फैक्टर था जो क्या करता था, आपका स्मॉल फैक्टर्स, स्मॉल यानी कि माइक्रो फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को वो लोग स्टडी किए। क्यों आदमी ऐसा करता है, और वो उसका सिचुएशन में रहने से हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली ये लोग जो बेस बनाए, दे प्रोवाइडेड द बेस फॉर आइडियल ट्रेडिशंस, जिससे हम लोग का नॉन पॉजिटिव का स्टडी बिगिन करता है। ठीक है, और ये लोग ऐसे आदमी हैं जो ये मानता है कि सोशोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको क्रोनोलॉजी फॉलो करना पड़ेगा। दैट क्रोनोलॉजी इज व्हाट ही सेड, रेनेसेंस। सबसे पहले आपको रेनेसेंस पढ़ना है, दे आर ट्रू। ये रेनेसेंस को जब आप समझेगा, ओनली देन आप एनलाइटनमेंट को आप समझेगा। और जब आप एनलाइटमेंट को समझेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड योर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको हम पॉलिटिकल रिवोल्यूशन बोलते हैं, इसको हम पॉलिटिकल रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और जब आप पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करेगा, यू विल अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मींस आप कैपिटलिज्म का कंसेप्ट को आप समझेगा। और उसके बाद जो इसको पढ़ने के लिए पॉजिटिविज्म जो निकला है उसको आप समझेगा, और उसके बाद नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजीज को तब आप समझेगा बोलते हैं। आपको ये क्रोनोलॉजी फॉलो करना ही है टू अंडरस्टैंड अबाउट सोशियोलॉजी, एंड दे आर ट्रू, है ना? इफ यू सी, यही है सीरीज। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो फेस है राइट नाउ, करंट सिचुएशन, हम लोग ज़्यादातर नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजीज को ही यूज़ करता है। हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे कि आपका वर्ड्स हैंड जो मेथड्स लुक है, एम्फेटिक मेथड्स है, वो लोग बेसिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। व्हाई, व्हाट कुड बी द रीजन? समझ गया? आज का क्लास समझा है? सो आई नीड यू टू डू टू थिंग्स। पहला, एलिवेटर का एक्सपेरिमेंट ट्राई करो। सेकेंड, आज जैसे भी घर जाओ, हॉस्टल जाओ, ट्राई दिस, ऐसे ट्राई करो। आप पेशाब नहीं बोलने मने, आप बोलो कि हम पानी पिएगा, ये या तो कुछ करेगा, ऐसे कुछ आप ट्राई करो हॉस्टल में बैठने। आप जस्ट देखो कि वो आदमी आपको कैसे रिएक्ट करता है। कोई हंसेगा, कोई गुस्सा होगा, कोई आपको ऐसे स्टेयर करेगा। उसके बाद आप फिर उसको बताओ कि एक्चुअली मेरा ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। तब उसका एक्सप्रेशन फिर अलग हो जाएगा। ये दो एक्सप्रेशन देख के आओ, एंड यू विल टेल मी कि ये दो चीज़ क्या है। ठीक है, जब तुम खुद को अपना पार्ट ऑफ ए एक्सपेरिमेंट को, अपना पार्ट ऑफ द स्टडी आप यूज़ करेगा, तो आप ज़्यादा याद करेगा। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू कि जाके इसको करके देखो। ठीक है, समझ? हाँ, नॉन पॉजिटिव इसको इस्तेमाल करके दे अंडरस्टैंड कि बिना बोले ही जो चीज़ हम लोग करता है, वो बेसिकली हम लोग का नॉलेज से आता है। नॉलेज, और ये नॉलेज कहाँ से आता है उसको ढूंढ रहे हैं वो लोग। एक्चुअली कॉग्निटिव जो मेमोरी होता है, उसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
जो कि जनरली इम्पॉसिबल है समझना। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जब कोई मतलब सपोज फॉर एग्जांपल जब कोई मर्डर करता है ना, मर्डर भी एक एग्जांपल है, नॉन मेथोडोलॉजिस्ट लोग उसको ट्राई करता है। जब कोई मर्डर करता है तो वो लोग जानने के लिए कोशिश करता है कि वो मर्डर जो सिचुएशन में आके किया है ना, वो ह्यूमन एरर की वजह से करता है। कंस्ट्रक्टिव ना दी कंस्ट्रक्टिव पॉइंट को वो लोग देखने के वाई, वो लोग हमेशा रीजन ढूंढता है वाई। उसके बाद वो लोग क्या करता है, ये वाई को हम लोग कैसे हाउ करके हम लोग चेंज करें। पॉजिटिविज्म हमेशा व्हाट ढूंढता है, दैट इज द मतलब उसमें हम लोग वो सिलेबस को यूज करते हैं। लेकिन जो नॉन पॉजिटिव्स है यानी कि नॉन साइंटिफिक, वो लोग हमेशा वाई का रीजन को ढूंढते हैं, क्यों क्यों क्यों। जैसे कि वोमेन का जो ब्राह्मणिकल फैमिलीज में वोमेन का स्टेटस ब्राह्मण में जितना मेल का बड़ा है, वोमेन का स्टेटस उतना नहीं है। तो हम जो वो स्टेटस को ढूंढने के लिए क्या करेगा, वाई क्यों नहीं है। तो जब हम ढूंढेगा तो आई विल फाइंड ये जो पेट्रियार्कल कंसेप्ट है समय से पहले। और दूसरा और डिटेल देखेगा तो आई विल फाइंड वुमेन देमसेल्व्स आर द रीजन फॉर दिस, मतलब सप्रेशन। ज्यादातर अभी का जो सोशोलॉजी से दे बिलीव कि ये जो कंसेप्ट ऑफ दाउरी है, ये खुद औरत खुद करता है इसलिए दाउरी आता है बोले। क्या दाउरी, तो दाउरी को हम लोग बहुत जनरलाइज करते हैं, हम लोग मानता है कि दाउरी सही है। दाउरी में आप लड़की जो दहेज लेके लड़का का घर जाना, जो दाउरी लेता है कभी उसको पूछ के देखो दाउरी के बारे में, दे विल सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ दाउरी। वो कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट का कहाँ से आता है, उसका पेरेंट्स से सुना है। पेरेंट्स किससे सुना है, फोर फादर से सुना है। वो लोग बोलेगा हम लोग किसी का घर में आता है, बहुत खर्चा होता है लड़की वाला को देने के लिए, और लड़की हम लोग का घर में आता है, उसका खाना पीना एवरीथिंग मिला के दाउरी दहेज तो जरूरी है। दहेज तो हम लोग का हक है देश है, समझ गया। तो सिमिलरली दहेज को तो हम लोग, दाउरी को तो हम लोग खराब बोलता है, लेकिन हम लोग का ट्रेडिशनल में, ट्राइबल ट्रेडिशनल में ब्राइड का प्राइस होता है फिर, है ना। हम लोग ब्राइड का प्राइस हम लोग मेल से लेता है कि नहीं। तो फिर हम लोग उसको जस्टिफाई करता है। ठीक है, सो लेना और देना दोनों ही, अगर एक गलत है तो दूसरा भी गलत है। ठीक है, समझ गया। सो आई होप कि आप इसको जाके कोशिश करो। लिफ्ट तो हर जगह मिलता है, उसको ट्राई करो। घर जाके आज पेरेंट्स के साथ ऐसे ट्राई करके देखो, ऐसे ट्राई करो। व्हाट दे डू, वो लोग सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज द फर्स्ट hermeneutics। उसके बाद आप उसको सिचुएशन एक्सप्लेन करो, तब वो लोग आपके जगह में रह के दे विल अंडरस्टैंड, ओ व्हाई ही डिड दैट और व्हाई शी डिड दैट। दैट इज योर सेकंड hermeneutics, यानी कि टू इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट्स ऑफ द नॉन पॉजिटिव मेथड्स। ओके, सो थैंक यू क्लास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है, नहीं समझाए तो फिर बोलिए। ओके।